राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार डर में आकर के या डर की वजह से हाँ तो कर देती है लेकिन करवाती नहीं है। और राहुल गांधी के इस भाषण के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि जातीय जनगणना की तारीखें सामने आ गई। 2 फेज में सरकार जातीय जनगणना करवाने जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि राहुल गांधी कल कह रहे थे कि सरकार वोटों के डर से अब हां तो भर रही है लेकिन इसको हकीकत में करवाएगी नहीं। और आज जो तारीखें सरकार की तरफ से बताई गई है तो ऐसा लगता है कि इसको बहुत लंबा खींचने की कोशिश है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव यानी सबसे बड़ा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उस चुनाव के बाद में जातीय जनगणना का प्रोसेस शुरू होगा। यानी एक तरीके से जातीय जनगणना का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में बात चलती और उत्तर प्रदेश में जो बातें होती और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कहते हैं कि पीडीए, तो क्या इसीलिए अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये तारीखें चुनी गई हैं? खबर आप देखिए। देश में पहली जातीय जनगणना का ऐलान 1 अक्टूबर 2026 से होगी शुरुआत, लेकिन यह भी केवल और केवल 4 राज्यों में होगी। जो असल जातीय जनगणना होनी है, पूरे देश में होनी है, वो 2027 में शुरू होगी, 1 मार्च से शुरू होगी। पहले फेज की जानकारी जिसमें 4 पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दूसरे फेज में 1 मार्च से 2027 से बाकी देश में जनगणना होगी और इसमें जातियों की गिनती भी होगी, आबादी का पूरा रिकॉर्ड लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि सरकार 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐलान आधिकारिक तौर पर जब पहली बार हुआ था वो 30 अप्रैल को हुआ था। अश्विनी वैष्णव उन्होंने कहा था कि हम जाति गिनती के साथ में होगी, लेकिन आप देखिए 30 तारीख से और अब सरकार कह रही है हम 16 जून को इस पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। देखिए 2 बातें हैं यहां पर समझने वाली। 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई है, 2021 में होनी थी, सरकार ने कहा कि कोरोना है इसकी वजह से हम जनगणना नहीं करवाएंगे। लेकिन 21 के बाद में 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया, बंगाल में चुनाव हो गया, बिहार में चुनाव हो गया, बाकी तमाम राज्यों में चुनाव हो गए, यहां तक कि लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो गया। लेकिन जातिगत जनगणना या ना करवानी पड़े इसलिए शायद जनगणना ही नहीं हुई। और जब जातिगत जनगणना का राहुल गांधी ने इतना प्रेशर बना दिया तब सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई। यह बार बार विपक्ष की तरफ से दावा किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप इसको 2027 में क्यों लेकर के जा रहे हैं? जो चीज पहले ही लेट चल रही है, एक आपकी रेलगाड़ी जो 2021 में आनी थी, आप उस रेलगाड़ी को 2021 में नहीं ला पाए, आपने कहा कि कोरोना है नहीं हो पाएगा, तो कोरोना के बाद में 2023 में हो सकता था, क्योंकि 2022 में बंगाल, बिहार, ये सब चुनाव, यूपी का चुनाव हो चुका था। और बड़ी बात यह कि कोरोना भी 2022 तक खत्म हो गया था, आंशिक तौर पर बहुत कम था। तो 2023 में नहीं हुई, 2023 में होनी थी तो नहीं किया, तो 24 में कर सकते थे, लेकिन 24 में फिर वही कह दिया गया कि इलेक्शन होना है, नहीं कराया गया। 24 के बाद में, 24 में इलेक्शन के बाद में इसकी घोषणा की जा सकती थी जैसा अब किया गया है, और 25 में हो सकती थी, लेकिन 25 में भी नहीं हुई। अब 26 में हो सकती थी, 26 में भी नहीं हो रही है। 26 में भी केवल 4 राज्यों में हो रही है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रही है। असल जनगणना वो 2027 में होगी। अब आप बताइए इतना लंबा वक्त किस बात के लिए? जब सरकार कहती कि डिजिटल इंडिया कर दिया हमने, तो डिजिटल इंडिया कर दिया है तो जो अधिकारी अब जाएंगे वो अधिकारी आजकल टैब लेकर के चलते हैं। और आमतौर पर जब सरकार जातीय जनगणना करेगी तो मुझे पूरा इस बात में अंदाजा है कि सरकार जब बजट एक पास करेगी जातिगत जनगणना के लिए तो टैब भी देगी उन तमाम अधिकारियों को जो घर घर जाएंगे, पूरे देश में घूमेंगे। पहले रजिस्टर होता था और रजिस्टर के अंदर लिखा जाता था
फॉर्म फिलअप करवाए जाते थे, वो सारे फॉर्म इकट्ठे किए जाते थे, फिर उनको सब जगह से वो फॉर्म इकट्ठे करके और फिर जाकर के जो है फिर दोबारा अलग अलग लेवल पर, जिला लेवल पर अलग से रिपोर्ट तैयार होती थी, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल पर अलग से रिपोर्ट तैयार होती थी, तब जाकर के कहीं सेंट्रल लेवल पर कोई रिपोर्ट तैयार हो पाती थी। लेकिन अब तो डिजिटल इंडिया है ना साहब, तो डिजिटल इंडिया में तो कुछ नहीं करना है, आपको टैब ऐसे लेकर के चलना है और टैब पर फिलअप करना है, और टैब में से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उठाए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उठा ले, जो स्टेट लेवल पर आंकड़े उठाना चाहता है वो स्टेट लेवल पर उठा ले। तो इसको इतना लंबा किस बात के लिए किया जा रहा है, किस बात के लिए 27 में इसको ले जाया जा रहा है? 27 में, वो भी 1 मार्च से, यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाएगा। उत्तर प्रदेश में फरवरी में नतीजे आते हैं, पिछली बार शायद 8 फरवरी के आसपास नतीजे आए थे, 8 फरवरी 2022 के आसपास। तो आप क्या करना चाहते हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की चर्चा होने लगे उससे पहले चुनाव को निपटा करके किनारे कर दो, वरना लोग पूछेंगे कि भाई हमारी जाति नहीं पूछ रहे हो, तो इसका मतलब हमारी जाति बताओगे भी नहीं। और कल राहुल गांधी क्या कह रहे थे इसी पर, एक बड़ी छोटी सी झलक सुनिए। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं, चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं, जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। अब क्या वाकई बीजेपी पूरे मन से, पूरी शिद्दत से इस काम को करना चाहती है, या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को भुनाने के लिए, बचाने के लिए सिर्फ जो है ये जातिगत जनगणना का काम किया जाएगा, लेकिन आंकड़े जारी नहीं होंगे? बार बार यही बात जो कही जा रही है कि सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी जरूर, लेकिन आंकड़े नहीं जारी करेगी। ऐसे तो मनमोहन सिंह सरकार में भी हुआ था, लेकिन सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी की सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए। और आंकड़े जारी होने में समय लगता है, यानी हो सकता है कि 27 में जो जातिगत जनगणना शुरू होगी वो वैसे भी 28 तक जाकर के पूरी होगी, और 28 तक पूरी होगी तो फिर उसमें कुछ न कुछ लूप होल लगा करके 29 भी हो सकता है कि गुजार दिया जाए, क्योंकि फिर वही बात होगी कि आप हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं। या फिर यह हो सकता है कि 29 के चुनाव के जस्ट पहले आंकड़े जारी किए जाएं और कहा जाए कि हम 29 में फिर से चुन करके आएंगे तो हम अब की बार सबको हिस्सेदारी भी देंगे। अब देखिए जरा किस तरीके से जातिगत जनगणना या आमतौर पर जनगणना होती है, जब क्या कितना समय लगता है। कुल मिलाकर के 2 से 3 साल लग जाते हैं। पहला चरण होता है जिसमें हाउसिंग लिस्ट की जाती है और हाउसिंग डेटा वो इकट्ठा किया जाता है। आमतौर पर यह जनगणना वर्ष से 1 साल पहले होता है, मतलब जिस साल जनगणना होती है उससे 1 साल पहले ये दोनों काम निपटा दिए जाते हैं। इसमें मकानों, सुविधाओं और निर्माण की स्थिति आदि का डाटा लिया जाता है। इसमें लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या की गणना की जाती है, इसमें सभी व्यक्तियों के नाम, लिंग, धर्म, जाति, और जाति में SC ST पहले पूछा जाता था, अब सरकार इसमें क्या वाकई सभी जातियों को लेकर के पूछेगी या OBC को सिर्फ लेगी, जनरल कास्ट को नहीं लेगी, अभी पूरा प्रारूप सामने नहीं आया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 4 सप्ताह में होता है, मतलब 1 महीने तक तकरीबन
सारे देश में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है, टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, वो लिखते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से गांव में कितने लोग हैं, उनका कितना जो है उनके पैसा है, कितनी इनकम है, सब चीज़ें लिखी जाती है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाखों टीचर देश भर के लगते हैं और करोड़ों लोगों की गिनती करते हैं। फिर उसके बाद में डाटा एंट्री और ये सब मिलाकर के 6-8 महीने इसमें भी समय लग जाता है। तो अब ये समय अब सरकार बचाएगी या ये समय और बढ़ाएगी? कायदे से तो अब सब कुछ डिजिटल हो गया है और डिजिटल अब पहली बार जनगणना होगी, क्योंकि 2011 में उस तरह से चीज़ें नहीं थी जो आज हैं। नतीजे 5 से 6 अलग अलग चरणों में जारी किए जाएंगे, जिसमें प्राथमिक जनसंख्या के आंकड़े वो 6 से 12 महीने के भीतर, मतलब जो जनगणना हुई है उसके 6 से 12 महीने के भीतर आंकड़े जारी किए जाते हैं। फाइनल आंकड़े 1.5 साल के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर जारी होते हैं। और साक्षरता, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि, कितने लोग बड़े हैं, कितने लोग कम हुए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये आंकड़े 1.5 से 2 साल के भीतर जारी होते हैं। धर्म और भाषा संबंधी आंकड़े 3 से 4 साल बाद में जारी होते हैं। इतना समय लगा देती है सरकार। मतलब ओबीसी और जातीय आंकड़े पहले तो जारी नहीं होते थे, ओबीसी के आंकड़े, अब सरकार करेगी, कैसे करेगी देखने वाली बात है। और पंजीकरण यानी एनपीआर और अन्य सामाजिक आंकड़े 2 से 5 साल का समय उनमें भी लग जाता है। तो अब सवाल यही है कि 2027 में शुरुआत होगी तो ये खत्म कब होगा, और फिर खत्म होगा तो लोगों को हिस्सेदारी कब मिलेगी, और क्या ये सरकार सिर्फ इसी चीज में आगे बढ़ जाएगी? 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस वक्त में जो फॉर्म आया था उसमें 29 कॉलम थे, यानी आपका नाम, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय पर आपकी आयु क्या थी, धर्म क्या है आपका, SC ST उस वक्त में जातियां पूछी जाती थी। अब इसमें क्या क्या जुड़ेगा वो देखने वाली बात है। बाकी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं हैं ये पूछा जाता है। मातृभाषा आपकी, ये सारी चीज़ें, कोई और दूसरी भाषा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति, आपका बच्चा पढ़ने जाता है या नहीं जाता है, ये सारी चीज़ें, रोजगार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्रोत क्या है आपका, पैसा कैसे कमाते हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं, नौकरी करते हैं या खुद का कोई काम धंधा है, कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, अभी आप कोई दूसरे जगह पर तो नहीं जा रहे हैं, क्या आपने देश तो नहीं छोड़ा है, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं 29 कॉलम में आती थी। अब ये 29 कॉलम बढ़ेंगे घटेंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि देश में 2 तरह के अभी तक हमारे पास में जातिगत जनगणना के मॉडल हैं। सरकार कह रही कि हम एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करेंगे 4 राज्यों में, लेकिन राहुल कह रहे हैं हमारे पास में भी 2 जातिगत जनगणना के मॉडल है, और ये सही बात भी है। पहली जातिगत जनगणना हुई बिहार के अंदर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के समय पर हुई, भाजपा ने नहीं कराई। भाजपा ने समर्थन दिया था जरूर उसको विपक्ष में रहते हुए। और दूसरा जातिगत जनगणना हुई है वो तेलंगाना के अंदर हुई है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस कराए या बीजेपी कराए, बिहार वाले मॉडल से नहीं, अगर जातिगत जनगणना होगी तो तेलंगाना वाले मॉडल से होगी। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं,
आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो? 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में सरकार के ऑफिसर्स गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछे। नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। जाति जनगणना में क्या पता लगा? तेलंगाना का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, आप हैरान हो जाओगे। तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। इनकी भागीदारी नहीं है। और वही चुने हुए अमीर लोगों को सारा का सारा दिया जाता है। उसी लिस्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का भी कोई नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, जो खाना डिलीवर करते हैं उनकी लिस्ट निकालो, और उसमें आपको पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी सब मिलेंगे। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 90% का और दूसरा चुने हुए लोगों का 5-7% का। अब कुल मिलाकर के बात यह है, जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं, क्या वाकई वो हो पाएगा, या फिर राहुल गांधी वो प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे कि वो ऐसा ही करवाएं? क्योंकि बेसिकली ये कहा जाता है कि जातिगत जनगणना के लिए अगर सरकार तैयार हुई, अगर उसके पीछे कोई शख्स है, तो मौजूदा वक्त में राहुल गांधी है। ये बात सही है कि जातिगत जनगणना की लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई है, और जितने भी समाजवादी विचारधारा के नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस के समय पर भी जातिगत जनगणना के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने अपने समय पर जातिगत जनगणना नहीं कराई। मनमोहन सिंह के समय पर जरूर यह कहा गया था कि हम ओबीसी के आंकड़े जारी करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि 2011 में जनगणना हुई थी और जारी होते होते समय लग जाता है, 2-3 साल उसमें लग जाते हैं और सरकार बदल गई। और फिर जब मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी की सरकार चाहती तो उन आंकड़ों को जारी कर सकती थी, लेकिन मोदी जी ने भी उन आंकड़ों को जारी नहीं किया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि तेलंगाना का मॉडल होगा। और एक फैक्ट की बात यह भी है, एक तथ्य यह भी है कि बिहार की जातिगत जनगणना को नकार भी रहे हैं, जबकि खुद उनकी पार्टी उस सरकार में, गठबंधन में शामिल थी, लेकिन उस बात को भी राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यानी एक तरीके से अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के द्वारा किए गए काम को भी वो नकारने का काम कर रहे हैं कि नहीं, वो काम वहां सही नहीं हुआ था, यहां ये काम सही हुआ है, इस काम को आप लागू कीजिए।
तो बहरहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा हाथी है, और ये कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, देखने वाली बात है। इसके लिए कितना रास्ता बनाया जाएगा और ये हाथी निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।